दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है समसामयिक घटना चक्र द्वारा प्रकाशित जीएस पॉइंटर का प्राचीन इतिहास। आज की वीडियो में हम देखेंगे इसका दूसरा भाग। इसका पहला भाग हम पहले ही कर चुके हैं। दोस्तों सिविल सेवा परीक्षा, विभिन्न राज्यों द्वारा आयोजित की जाने वाली राज्य सेवा परीक्षा जैसे यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, एमपी पीसीएस आदि में सामान्य अध्ययन के अंतर्गत भारतीय इतिहास के प्राचीन इतिहास खंड से प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए ये श्रृंखला रिवीजन के लिए चलाई जा रही है। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। शैव और भागवत धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से बन सकते हैं परीक्षाओं की दृष्टि से, यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम किस प्रकार से है। तो दोस्तों जो प्राचीन भारत के विश्व की उत्पत्ति के संबंध में जो धारणाएं हैं उनके अनुसार 4 युगों का जो चक्र क्रम है वो इस प्रकार है। पहले है कृत, फिर त्रेता, द्वापर और कलि। यानी कृत को सतयुग भी कहा जाता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 4 युगों के चक्र का क्रम है। अगला प्रश्न है, आजीवक, मत्तमयूर, मयमत तथा ईशान शिव गुरु देव पद्धति से वह जो प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था तो ये था मत्तमयूर। अगला प्रश्न है, अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव और आधा पार्वती किसका प्रतीक है। तो ये देव और उसकी शक्ति का योग का प्रतीक है अर्धनारीश्वर मूर्ति। नैनार कौन थे। तो दोस्तों नैनार दक्षिण भारत के शैव धर्मावलंबी थे जिन्हें कि नैनार कहा जाता था। अगला प्रश्न है, पोएगई, तिरुज्ञान, पूडम तथा तिरुमंगई में से वह जो अलवार संत नहीं था। तो अलवार संत तिरुज्ञान नहीं थे। अगला प्रश्न है, भागवत संप्रदाय के विकास में सर्वाधिक योगदान किसने दिया था। तो गुप्तों ने सर्वाधिक योगदान भागवत संप्रदाय के विकास में दिया था। भागवत धर्म के प्रवर्तक किन्हें माना जाता है। तो दोस्तों भागवत धर्म के प्रवर्तक कृष्ण को माना जाता है। सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन कहाँ मिलता है। छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी। तो वासुदेव कृष्ण की पूजा सबसे पहले भागवतों ने प्रारंभ की थी। वह देवता जिसे कला में हल लिए हुए प्रदर्शित किया गया है तो ये कृष्ण के बड़े भाई बलराम को माना जाता है, जिन्हें कि हल युक्त या उनका जो मुख्य औजार है वो हल है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की कुल संख्या कितनी है। तो भागवत संप्रदाय में भक्ति के कुल 9 रूप हैं। और होलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख किससे संदर्भित है। ये वासुदेव से संदर्भित है। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखी साक्ष्य कौन सा है। तो दोस्तों भागवत धर्म से संबंधित जो प्राचीनतम अभिलेखी साक्ष्य है वो है हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख। भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखी साक्ष्य बेसनगर का गरुड़ स्तंभ है। और बेसनगर अभिलेख का होलियोडोरस कहाँ का निवासी था। तो बेसनगर अभिलेख का जो हेलियोडोरस था दोस्तों ये तक्षशिला का निवासी था। विष्णु के जिस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है वह कौन सा है। तो ये है बाराह अवतार। ये विष्णु का ऐसा अवतार था जिसमें सागर को पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है। अगला प्रश्न है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के संबंध में भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में विभेदक लक्षण कौन है। तो आस्तिक संप्रदाय वो था जो वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास करता था और नास्तिक समुदाय वो था जो वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास नहीं करता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, मोक्ष के साधन के रूप में जन्म, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व कौन देता है। तो ये भगवत गीता है। भगवत गीता मोक्ष के साधन के रूप में जन्म, कर्म और भक्ति को समान महत्व देता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रस्थान त्रयी में क्या सम्मिलित है। तो प्रस्थान त्रयी में उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता ये तीनों ग्रंथ सम्मिलित हैं। और वह प्राचीनतम स्थल जहाँ से 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया था ये था नैमिषारण्य। और रामायण का वह कांड जिसमें राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है ये था किष्किंधा कांड।
पुरी में रथ यात्रा, उड़ीसा के जो पुरी है या जगन्नाथपुरी, वहाँ पे जो रथ यात्रा निकाली जाती है, किसके सम्मान में? भगवान जगन्नाथ के सम्मान में। ये भगवान श्री कृष्ण का ही एक रूप है। नासिक में कुंभ मेला जो लगता है दोस्तों, ये किस नदी के तट पर? तो नासिक में जो कुंभ मेला लगता है वो गोदावरी नदी के तट पर लगता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुमेलन करना है आपको धर्म और उससे संबंधित पवित्र स्थलों से। तो जैन धर्म का पवित्र स्थल पावापुरी है, हिंदू धर्म का वाराणसी, इस्लाम धर्म का मदीना और ईसाई धर्म का वेटिकन सिटी है। अब आइए देखते हैं प्राचीन भारत के अंतर्गत 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो राजनीतिक स्थिति थी उसके बारे में। भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के किसके हैं? तो ये चांदी के मिलते हैं। और सुमेलन करना है राजा और राज्य का। प्रद्योत अवंती का राजा था, उदयन वत्स प्रदेश का राजा था और प्रसेनजित कोसल महाजनपद का राजा था और अजातशत्रु जो था वो मगध का शासक था। अगला प्रश्न है दोस्तों, अभिलेखी साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। कहाँ पर? तो कलिंग में नंद राजा के आदेश से एक नहर खोजी गई थी। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? उज्जैन का प्राचीन कालीन नाम अवंतिका था। ये देखिए एक मैप है, यहाँ पर ए, बी, सी और डी जो हैं ये आपको महाजनपद दिखाने हैं। तो ए जो महाजनपद है ये मत्स्य महाजनपद है, बी है अवंती, सी महाजनपद वत्स है और जो डी है वो अंग प्रदेश दर्शाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लिखित है। तो ये मध्यमिका और विराट नगर महाभारत और पतंजलि के महाभाष्य दोनों में उल्लिखित हैं। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? उदयन। उदयन जो शासक था उसने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और कनिष्क में से पाटलिपुत्र को जिस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो पाटलिपुत्र को चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था। सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किसने किया था? उदयन। और उदयन ने ही पाटलिपुत्र की स्थापना भी की थी। उदयन वासवदत्ता की दंत कथा कहाँ से संबंधित है? तो दोस्तों उदयन वासवदत्ता की दंत कथा उज्जैन से संबंधित है और प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था। गांधार, कंबोज, काशी और मगध में से वह जो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था, तो ये था काशी। 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में काशी जो था वो भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। अगला प्रश्न है, शाक्य, लिच्छवी और यौधेय में से प्रारंभिक गणतंत्र में क्या नहीं था? तो यौधेय जो था ये प्रारंभिक गणराज्य नहीं था, जबकि शाक्य और लिच्छवी प्रारंभिक गणतंत्र के रूप में शामिल थे। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था, किसके द्वारा? लिच्छवियों द्वारा। अगला प्रश्न सुमेलन से संबंधित है दोस्तों। पार्श्वनाथ जैन तीर्थंकर थे। बिंदुसार मौर्य साम्राज्य का शासक था। स्कंदगुप्त गुप्त वंश का था और चेतक जो था वो लिच्छवी वंश का था। 16 महाजनपदों की सूची जिस प्राचीन ग्रंथों में मिलती है वे कौन से हैं? तो अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में सबसे पहले 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी कहाँ थी? अहिच्छत्र में उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी। 16 महाजनपदों के युग में मथुरा किसकी राजधानी थी? तो दोस्तों सूरसेन जो महाजनपद था उसकी राजधानी मथुरा थी। चंपा किसकी राजधानी थी? अंग प्रदेश की राजधानी चंपा थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में शक्तिमती किसकी राजधानी थी? ये चेद वंश की राजधानी थी। और गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद कौन था? अस्सक महाजनपद जो दक्षिणी भारत में स्थित था, ये गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था। मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? राजगृह या गिरिवज्र मगध की प्रारंभिक राजधानी थी, बाद में इसको पाटलिपुत्र किया गया था। अगला प्रश्न है, गिरिवज्र, राजगृह, पाटलिपुत्र और कौशाम्बी में से वह जो मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? तो कौशाम्बी मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा, जबकि गिरिवज्र, राजगृह और पाटलिपुत्र मगध साम्राज्य के विभिन्न कालों में राजधानियां रही थीं। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास क्या है? तो श्रावस्ती का नगर विन्यास अर्धचंद्राकार है।
अगला प्रश्न, मगध का प्रारंभिक शासक जिसने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और स्वयं इसी कारण अपने पुत्र द्वारा मारा गया, तो वो था अजातशत्रु। अगला प्रश्न है, अजातशत्रु किस वंश का शासक था? तो अजातशत्रु के वंश का नाम हर्यक वंश था। अगला प्रश्न है दोस्तों, जो 16 महाजनपदों से संबंधित, वो है मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार कब हुआ था? शिशुनाग के शासनकाल में। नंद वंश के पश्चात मगध पर किसने शासन किया? मौर्य राजवंश ने। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखी प्रमाण कौन सा है? तो खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखी प्रमाण है। मगध पर शासन करने वाले राजवंशों का कालक्रम क्या है? तो सबसे पहले हर्यक वंश, फिर नंद वंश, उसके बाद मौर्य वंश और फिर शुंग वंश ने मगध पर शासन किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, मगध का सम्राट जो अपरोप परशुराम के नाम से जाना जाता था, अपरोप परशुराम के नाम से मगध का सम्राट महापद्म नंद को जाना जाता था। अगला प्रश्न है, सही कथन बताना है। विश्व के सभी भागों में ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था और वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। ये दोनों सही कथन हैं। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के समय का सर्वाधिक प्रसिद्ध वैद्य जीवक किससे संबंधित था? बिंबिसार के दरबार से संबंधित था। काल्पी नगर जिस नदी के तट पर स्थित है? तो काल्पी यमुना नदी के तट पर स्थित था। और ये देखिए, प्राचीन महाजनपद और उनकी राजधानी। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, पांचाल की अहिच्छत्र, कोसल की साकेत थी और वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। अब आइए देखते हैं यूनानी आक्रमण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर किसका शासन था? तो नंद वंश का शासन था। मगध का राजा जो सिकंदर के समकालीन था वो था घनानंद। और ये देखिए, कथन कारण से संबंधित प्रश्न। कथन है, लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया। कारण है वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था। तो ए सही है, लेकिन आर गलत है, वो चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित नहीं हुआ था। अगला प्रश्न है, युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद जिस भारतीय गढ़ अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था, वो कौन सा राज्य था? वो था मस्सग। और भारत में सिकंदर की सफलता के कारण क्या थे दोस्तों? तो उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी फौज बेहतर थी और उसे देशद्रोही शासकों की सहायता मिली। ये सभी कारण भारत में सिकंदर की सफलता के लिए उत्तरदायी थे। अगला प्रश्न है, वह वीर भारतीय राजा जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था, वो है पुरु या पोरस। और नियार्कस, आनेसिटिकस, डाइमेकस और अरिस्टोब्यूलस में से वह जो सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। तो जो डाइमेकस था वो सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था, जबकि आनेसिक्रिटस और निरियाकस और अरिस्टोब्यूलस ये सभी सिकंदर के साथ भारत आए थे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मौर्य साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। गुप्त, मौर्य, वर्धन, कुषाण में से सबसे पुराना राजवंश कौन है? तो गुप्त, मौर्य, वर्धन और कुषाण में सबसे पुराना राजवंश मौर्य राजवंश है। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वो है विशाखदत्त। विशाखदत्त की कृति मुद्रा राक्षस है। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? विलियम जोन्स ने। और प्लिनी, जस्टिन, स्ट्रैबो और मेगस्थनीज में से जिसने सेंड्रोकोटस यानी चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है वो था महान इतिहासकार जस्टिन। कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? विष्णुगुप्त के नाम से। कौटिल्य का अर्थशास्त्र क्या है? तो दोस्तों, शासन के सिद्धांतों या शासन कला की एक पुस्तक है। सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य के कौन कौन से 7 अंग हैं? तो ये हैं राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। ये सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य के अंग हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्रकाश डाला गया है। तो दोस्तों, राजनीतिक नीतियों पर कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्रकाश डाला गया है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र या आर्थिक गतिविधियों पर आधारित ग्रंथ न होकर राजनीति और शासन कला का ग्रंथ है। मैकियावेली के प्रिंस से किसकी तुलना की जाती है? तो कौटिल्य के ग्रंथ अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली की रचना प्रिंस या नरेश से की जाती है।
डाइमेकस भारत कब आया था? तो बिंदुसार के शासनकाल में डाइमेकस भारत आया था। पाटलिपुत्र स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किसका बना हुआ था? चंद्रगुप्त का महल लकड़ी का बना हुआ था। जिस प्राचीन नगर के अवशेष कुग्रहार जो स्थल से प्राप्त हुए हैं वो कौन है? तो ये पाटलिपुत्र है। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान कहाँ का था? तो दोस्तों पाटलिपुत्र में एक प्राचीन स्थान था बुलंदी बाग। अगला प्रश्न है, कुछ विकल्प हैं। अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार तथा कुणाल में से वह मौर्य राजा जिसने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो दक्कन पर विजय चंद्रगुप्त ने प्राप्त की थी। मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र में को पहली बार किसने जीता था? चंद्रगुप्त मौर्य ने मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को पहली बार जीता था। इसके अलावा वह अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, ये था रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित किससे होता है? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से यह प्रमाणित होता है। और अगला प्रश्न है, सेल्यूकस जिसको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध और अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, उसको किसने हराया था? तो सेल्यूकस को चंद्रगुप्त ने हराया था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिया गया मानचित्र किससे संबंधित है? तो ये अशोक और उसके शासनकाल के अंतिम समय से संबंधित है। तो यहाँ से देखिए, दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों को छोड़कर भारत, अफगानिस्तान और जो ये वर्तमान में पाकिस्तान का बड़ा हिस्सा है, ये अशोक के क्षेत्र में शामिल था, शासन क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना किसने की? तो अशोक ने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के 3 आधारों पर राजधर्म की स्थापना की थी। अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका तथा कलिंग में से वह क्षेत्र जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, तो ये है श्रीलंका। और अशोक के तृतीय मुख्य शिलालेख, द्वितीय मुख्य शिलालेख, नवां मुख्य शिलालेख तथा प्रथम स्तंभ शिलालेख में से जिसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है। तो द्वितीय मुख्य शिलालेख में दोस्तों, जो अशोक का द्वितीय मुख्य शिलालेख है, इसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख किया गया है। भारत के प्रथम अस्पताल और औषधि बाग का निर्माण किसने करवाया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रथम अस्पताल और औषधि बाग का निर्माण अशोक द्वारा कराया गया था। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म की आस्था नहीं छोड़ी थी। इसका प्रमाण क्या है? तो इसका प्रमाण है देव नाम प्रिय की उपाधि। इससे यह प्रमाणित होता है कि अशोक बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद हिंदू धर्म में आस्था उसने नहीं छोड़ी थी। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा कहाँ आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में। और मौर्य शासक जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, अशोक और दशरथ, ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। रज्जुक कौन थे? तो दोस्तों मौर्य शासन में जो अधिकारी था वो रज्जुक कहलाता था। सार्थवाह किसे कहते हैं? व्यापारियों के काफिले को सार्थवाह कहा जाता था। अगला प्रश्न है, अग्रहारिक, युक्त, प्रादेशिक तथा राजुक में से वह अधिकारी जो मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था। तो अग्रहारिक जो था ये मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था। सारनाथ स्तंभ, जहाँ से जो अपना अशोक स्तंभ या जो भारत का शासन का जो चिन्ह लिया गया है, राज चिन्ह, वो उसका निर्माण किसने करवाया था? तो सारनाथ स्तंभ का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। सर्वश्रेष्ठ स्तूप किसे मानते हैं? तो सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता था। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण किया था। अब स्थान और उनसे स्मारकों का सुमेलन करना है आपको। कौशाम्बी, यहाँ पे घोषिताराम मठ है। कुशीनगर में राणा भर स्तूप है। सारनाथ में धमेख स्तूप है। और श्रावस्ती में सहेत महेत जो है वो बौद्ध स्थल स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सम्राट अशोक की तीर्थ यात्रा का सही क्रम क्या है? तो ये गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ और श्रावस्ती, ये सम्राट अशोक की तीर्थ यात्रा का सही क्रम है। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो प्राकृत भाषा अशोक के शिलालेखों की है। कालसी, गिरनार, शाहबाजगढ़ी और मेरठ में से वह अशोककालीन अभिलेख जो खरोष्टी लिपि में है। तो शाहबाजगढ़ी का अभिलेख जो है वो खरोष्टी लिपि में है। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे?
पत्थर पर उकेरे गए प्राचीनतम शिलालेख प्राकृत भाषा में थे। और अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। वह स्थान जहां प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है वह स्थान अनुराधापुर श्रीलंका में स्थित है। प्राचीन भारत में ब्राह्मी, नंदनागरी, शारदा तथा खरोष्ठी में से वह एक लिपि जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी ये खरोष्ठी लिपि थी। और अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वो कौन सा नाम है? तो अशोक के शिलालेखों में उसका नाम प्रियदर्शी उल्लेख हुआ है। अशोक के प्रस्तर स्तंभों के संदर्भ में सही कथन क्या है? तो इन पर बढ़िया पालिश किया हुआ है, ये अखंड हैं और स्तंभों का सैफ्ट सुंडाकार है। अगला प्रश्न है मस्की, गुर्जरा, नेट्टर और उडेगोलन में से वह अभिलेख जिसमें अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। तो ये मस्की का अभिलेख है जिसमें अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। अशोक का रुम्मिनदई स्तंभ जो है वो किससे संबंधित है? ये महात्मा बुद्ध के जन्म से संबंधित है। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है वो कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के दतिया जिले में है। और केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है वो भाब्रू स्तंभ है। कालसी किसके लिए प्रसिद्ध है? अशोक के शिलालेख के कारण कालसी प्रसिद्ध है। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिली थी? तो दोस्तों ये जो कालसी है शिलालेख के लिए प्रसिद्ध है ये उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है कलिंग युद्ध की विजय और क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो शिलालेख संख्या 13वें में कलिंग युद्ध की विजय और वहां पर हुए नुकसान का वर्णन किया गया है। अशोक का पूर्ण रूप से धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित अभिलेख कौन सा है? शिलालेख 12 यानी 12वां शिलालेख धार्मिक सहिष्णुता से संबंधित है। अगला प्रश्न है अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं उनमें कौन से हैं? तो दूसरा और 13वां शिलालेख संगम काल के बारे में बताते हैं। अगला प्रश्न है चोल, पांड्य, सतयुपुत तथा सातवाहन में से वह दक्षिणी राज्य जिसका अभिलेख अशोक के शिलालेख में नहीं है वो सातवाहन वंश है। और अशोक का वह अभिलेख जिसमें पारंपरिक अवसरों पर पशु बल पर रोक लगाई गई है, ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी, ये शिलालेख संख्या 1 है। टालमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनय संबंध थे कहाँ का शासक था? तो टालमी फिलाडेल्फस जिसका नाम तुर्मय था वो मिस्र का शासक था इससे अशोक के कूटनीतिक संबंध थे। अगला प्रश्न है दोस्तों चोल, गुप्त, मौर्य तथा पल्लव में से वह राजवंश जिसके शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया और मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे वो था मौर्य राजवंश। प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से एक खाद्यान्न जिसे देश में संकट काल में उपयोग के लिए सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है यह है सोहगौरा तक्षपत्र और सोहगौरा ताम्रपत्र जो है इसमें प्राचीन भारतीय अभिलेख में से ये ऐसा अभिलेख है जिसमें खाद्यान्न को सुरक्षित रखने के बारे में वर्णन किया गया है। कथन कारण से संबंधित अगला प्रश्न है कथन है अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। कारण है कि कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाले स्थलीय और समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। तो दोनों कारण ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी करता है। अगला प्रश्न कथन कारण से मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था। कारण है भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया था। तो दोस्तों ए सही है लेकिन कारण आर गलत है। अगला प्रश्न है मौर्य काल में टैक्स को छुपाने या चोरी के लिए क्या दिया जाता था? तो टैक्स चोरी के लिए मृत्युदंड की व्यवस्था थी। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज भारत में कब आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगस्थनीज ने अपने ग्रंथ इंडिका में भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया है? 7 श्रेणियों में। और अगला प्रश्न अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, इंडिका और वायु पुराण में से वह स्रोत जिसमें उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी, ये मेगस्थनीज की इंडिका है। और वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, इंडिका है। और मौर्य के नगर प्रशासन का विस्तृत वर्णन भी मेगस्थनीज की इंडिका से मिलती है। अगला प्रश्न है दोस्तों मौर्य नरेशों ने विकास किया था संस्कृति, कला और साहित्य, प्रांतीय विभाजन और हिंदू कुश तक साम्राज्य का विकास मौर्य नरेशों ने किया था।
भाग और बलि क्या थे? तो ये राजस्व के स्रोत थे, यानी ये कर के भाग थे, भाग और बलि। मौर्य काल में भूमि कर, जो कि राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था, एकत्रित किया जाता था सीताध्यक्ष द्वारा। सीताध्यक्ष जो होता था वो भूमि कर एकत्र करता था। मौर्य काल में सीता से क्या अभिप्राय होता था? राजकीय भूमि से प्राप्त आय को सीता कहा जाता था। मौर्य मंत्रिपरिषद में राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित कौन था? तो समाहर्ता जो था वो राजस्व संग्रह अधिकारी था। मौर्य युगीन अधिकारी जो तौल माप का प्रभारी था उसे पौतवाध्यक्ष कहते थे। और पंदोक सन्निरोधे मौर्य शासन द्वारा लिखा जाने वाला जुर्माना था, ये सड़क पर कीचड़ फैलाने पर। और अगला प्रश्न है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तो ये था तक्षशिला। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में कौन से न्यायालय अस्तित्व में थे? तो धर्मस्थी और कंटक शोधन न्यायालय मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में अस्तित्व में थे। वर्तमान नगरपालिका प्रशासन का यह कार्य मौर्य काल से जारी है। तो जन्म और मृत्यु का पंजीकरण ये वर्तमान न्यायपालिका में मौर्य काल से ही जारी है। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशी इतिहासों और वीर गाथा कालों को कंठस्थ करना व्यवसाय किसका था? मागध और सूत वर्गों का व्यवसाय था। इतिवृत्त यानी इतिहास और राजवंशी इतिहास के बार गाथा, वीर गाथा को कंठस्थ करना। अगला प्रश्न है, गांवों के शासन को स्वायत्तशासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया? ये मौर्यों ने किया था। और प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई थी, ये अर्थशास्त्र में वर्णित है। जातक, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति और अर्थशास्त्र में से पुनर्विवाह वर्जित किसमें है? तो मनुस्मृति में पुनर्विवाह वर्जित किया गया है। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर क्या था? तो ये था द्रात्य क्षत्रियों का, यानी फालेन क्षत्रिय थे जिन्हें कि विदेशियों को भारतीय समाज में मनुस्मृति में जो दिया गया सामाजिक स्तर था। प्राचीन भारत के यात्रियों का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले मेगस्थनीज आया था, फिर फाहियान आया, उसके बाद वेनसंग और फिर इत्सिंग आया था। अगला प्रश्न सुमेलन करना है सूची 1 का 2 से। चंद्रगुप्त की पहचान सैंड्रोकोटस के नाम से हुई है। बिंदुसार को अमित्रघात भी कहा जाता है। अशोक प्रियदर्शी कहा जाता है। और चाणक्य का नाम विष्णुगुप्त था। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था दोस्तों? तो अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था। सही कथन देखना है आपको। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। और अंतिम शुंग राजा देवभूत की हत्या उसके जो ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कण्व ने की थी और उसके राज सिंहासन को हथिया लिया था। आंध्र ने कण्व राजवंश के अंतिम शासक को पद से वंचित कर दिया था। तो ये सभी सही कथन हैं। अगला प्रश्न है, ईसवी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर किसने ध्यान दिया था? चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था वो चंद्रगुप्त मौर्य था। लोथल की पहचान एंशिएंट डॉकयार्ड यानी बंदरगाह के रूप में हुई है। सारनाथ फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्ध, यहाँ पर महात्मा बुद्ध का प्रथम उपदेश हुआ था। सारनाथ की पहचान लायन कैपिटल ऑफ अशोक के जो सारनाथ स्तंभ में सिंह स्तंभ है उससे सारनाथ की पहचान है। और नालंदा को ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग यानी बौद्ध धर्म का महान जो है पीठ माना जाता है नालंदा को। अगला प्रश्न है दोस्तों, मौर्योत्तर काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। स्ट्रेटो 2, स्ट्रेटो 1, डियोमेट्रियस और मेनांडर में से वह हिंद यवन शासक जिसने शीशे के सिक्के जारी किए थे? तो ये था स्ट्रेटो 2। अगला प्रश्न है, बिंबिसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद और प्रसेनजित में से वह एक जो अन्य तीनों के सामयिक नहीं था? तो ये मिलिंद था, जबकि बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजित समकालीन थे। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना कहाँ मिलता है? काठियावाड़ के रुद्रदामन के अभिलेख में काव्य शैली या गीतात्मक शैली का नमूना मिलता है। रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां कहाँ पर वर्णित है? जूनागढ़ के अभिलेख में। बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने कराया था? रुद्रदामन प्रथम ने कराया था। और उत्तरी तथा दक्षिणी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में
तांबे के सिक्के किसने जारी किया था? ये कुशाणों ने जारी किया था। प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के किसने चलाए? कुशाणों ने चलाया था। विम कड़फिसेस, कनिष्क, महानहपाड़ और बुद्धगुप्त में से किसके सिक्कों पर बुद्ध का अंकन हुआ है? तो दोस्तों कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध का अंकन हुआ है। कुजुल कड़फिसेस, विम कड़फिसेस, कनिष्क प्रथम तथा हुविस्क में से वह शासक जिसको सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है, तो ये था विम कड़फिसेस। विम कड़फिसेस को ऐसा कनिष्क जो कुषाण शासक था जिसको सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है। भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किसने किया था? विम कड़फिसेस ने। यौधेय सिक्कों पर अंकन किसका मिलता है? तो दोस्तों कार्तिकेय का अंकन यौधेय सिक्कों पर मिलता है। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? 81 ईस्वी सन। 81 ईस्वी सन कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि है। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक कब हुआ था? 78 ईस्वी में। शक संवत का प्रारंभ किया गया 78 ईस्वी में। विक्रम और शक संवतों में कितने वर्षों का अंतर है? तो दोस्तों 135 वर्षों का अंतर है विक्रम और शक संवतों में। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? 57 ईसा पूर्व में। कनिष्क के समकालीन कौन थे? अश्वघोष और वसुमित्र जो थे ये कनिष्क के समकालीन थे। अगला प्रश्न, कुछ विकल्प हैं। अश्वघोष, चरक, नागार्जुन तथा पतंजलि में से वह जो कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं था। तो पतंजलि जो थे दोस्तों ये कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं थे, जबकि अश्वघोष, चरक और नागार्जुन कनिष्क के दरबार में संबंधित थे। अश्वघोष, पार्श, वसुमित्र तथा विशाखदत्त में से वह जो कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था, तो ये है विशाखदत्त। विशाखदत्त दोस्तों कनिष्क के दरबार में नहीं गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। श्रावस्ती, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र तथा चंपा नगरों में से कनिष्क के रबतक अभिलेख में उल्लेख नहीं है। श्रावस्ती का उल्लेख नहीं है। तक्षशिला विश्वविद्यालय में किसने शिक्षा प्राप्त की? चरक और जीवक ने। शुंग वंश के बाद भारत पर किसने राज किया? शुंग वंश के बाद भारत पर कण्व वंश ने शासन किया था। और पुष्यमित्र शुंग, खारवेल, गौतमीपुत्र सातकर्णी, वासुदेव एवं समुद्रगुप्त में से वह शासक जो वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है, गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी को वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य किसका था? सातवाहन वंश का। और सिमुक किस वंश का संस्थापक था? दोस्तों सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। चीनी जनरल जिसने कनिष्क को हराया था ये था पांचाऊ। पांचाऊ ने कनिष्क को हराया था। गुप्त वंश, मौर्य वंश तथा कुषाण वंश में से वह वंश जिसके साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर तक फैली थी वो था कुषाण वंश। बाल विवाह की प्रथा कब आरंभ हुई थी? कुषाण काल में। कला की गांधार शैली कब फली फूली? कुषाणों के शासनकाल में। राजवंश और सिक्कों की धातुएं, तो दोस्तों कुषाण राजवंश में स्वर्ण और ताम्र की धातुएं के सिक्के चले थे। गुप्त काल में स्वर्ण और रजत के। सातवाहन काल में सीसा और पोटीन के। और कलचुरी वंश में स्वर्ण, रजत और तांबे के सिक्के चलाए गए थे। अफगानिस्तान का बामियान किसके लिए प्रसिद्ध है? बुद्ध प्रतिमा के लिए। और जो कला शैली भारतीय और यूनानी ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है वो गांधार है। और वह मूर्तिकला जिसमें सदैव हरित स्तरित चट्टान यानी शिष्ट का प्रयोग किया गया है वो गांधार मूर्तिकला है। गांधार मूर्तिकला में हमेशा हरित स्तरित चट्टान का प्रयोग माध्यम के रूप में होता था। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के काल पर आक्रमणों के संबंध में सही अनुक्रम क्या है? तो यूनानी, शक और कुषाण। सबसे पहले यूनानियों ने आक्रमण किया, फिर शक और फिर कुषाण ने। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था वो था डेरियस प्रथम। ये पहला ईरानी शासक था जिसने भारत के कुछ हिस्सों को अपने अधीन किया था। चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट तथा सातवाहन राजवंशों में से सबसे पुराना राजवंश कौन है? तो ये है सातवाहन राजवंश। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची कहाँ मिलती है? ये मत्स्य पुराण में मिलती है। और सातवाहनों की राजधानी कहाँ पर थी? अमरावती और प्रतिष्ठान में सातवाहनों की राजधानी थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, एका ब्राह्मण प्रयुक्त कहाँ हुआ है? तो गौतमीपुत्र सातकर्णी के लिए एका ब्राह्मण शब्द का प्रयोग हुआ है।
कथन कारण से संबंधित है प्रश्न। कथन है कुषाण फारस की राजधानी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। कारण है उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। तो ए सही है, लेकिन आर गलत है। जो कुषाण हैं, कुषाण, इनकी नौसेना उच्च कोटि की नहीं थी। राजा खारवेल का नाम किससे जुड़ा हुआ है? हाथी गुम्फा अभिलेख से। अशोक, हर्ष, पुलकेशिन द्वितीय और खारवेल में से वह जो जैन धर्म का संरक्षक था, तो ये खारवेल था। कलिंग नरेश खारवेल किससे संबंधित थे? खारवेल चेद वंश का शासक था। दशरथ, बृहद्रथ, खारवेल और हुविस्क राजाओं में से जिसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था, ये था खारवेल। और पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था? तो जो दोस्तों, रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान विधि या कानून के क्षेत्र में था। अगला प्रश्न है गुप्त और गुप्तोत्तर युग से। तो गुप्त वंश ने शासन कब किया था? 319 से 500 ईस्वी के मध्य गुप्त वंश ने भारत पर शासन किया था। 4 अश्वमेध यज्ञ किसने करवाए थे? प्रवरसेन प्रथम ने। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। गुप्त राजा देवगुप्त का एक अन्य नाम क्या था? तो देवगुप्त का एक अन्य नाम चंद्रगुप्त द्वितीय था और इसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी, ये चंद्रगुप्त द्वितीय था। और इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किससे संबंधित है? तो दोस्तों, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त से संबंधित है। प्रयाग प्रशस्ति किसकी जानकारी देती है? कुमार गुप्त के सैन्य अभियान के बारे में प्रयाग प्रशस्ति जानकारी देता है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर किसका लेख मिलता है? तो इस पर मुगल सम्राट जहांगीर का लेख मिलता है। पृथिव्या प्रथम बीरम की उपाधि किसे प्राप्त थी? ये समुद्रगुप्त था, इसको पृथिव्या प्रथम वीर की उपाधि प्राप्त थी। हुड़ों के आक्रमण से अत्यंत विचलित कौन हुआ था? ये गुप्त राजवंश था। और हुड़ों ने भारत पर आक्रमण कब किया था? स्कंदगुप्त के शासनकाल में। गुप्त शासक जिसने हुड़ों पर विजय प्राप्त की वो स्कंदगुप्त था। और वह अभिलेख जिसमें ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुड़ों को पराजित किया था, ये है भीतरी स्तंभ लेख। इससे यह ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुड़ों को पराजित किया था। गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे, जो कौन से हैं? तो ये हुड़ आक्रमण, प्रशासन का सामंती ढांचा, उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना और अयोग्य उत्तराधिकारी गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण थे। शक विजेता के रूप में किसे जाना जाता है? तो दोस्तों, शक विजेता चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने किसे पराजित किया था? रुद्र सिंह तृतीय को चंद्रगुप्त द्वितीय ने पराजित किया था। रजत सिक्के यानी चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय था। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार जिसे एक पत्तन के से संचालित होता था, वो था ताम्रलिप्ति। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार ताम्रलिप्ति पत्तन से संचालित होता था। अगला प्रश्न है भारत ने दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसूनी हवाओं ने समुद्री यात्राओं को सुगम बना दिया था। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में सही कथन क्या है? तो श्रेणी ही वेतन, काम के नियम, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन और तमिल राष्ट्र में से स्थित केंद्र संबंधित थे। तो दोस्तों, गुजरात, बंगाल, दक्कन और तमिल राष्ट्र में संबंधित केंद्र वस्त्र उत्पादन से संबंधित थे, जो कि गुप्त काल में ये केंद्र स्थित थे। गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए किसे जाना जाता है? तो ये थे सुश्रुत। और धन्वंतरि, भास्कराचार्य, चरक और सुश्रुत में से प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंधित नहीं हैं। भास्कराचार्य ये गणितज्ञ थे, जबकि धन्वंतरि, चरक और सुश्रुत ये आयुर्वेदाचार्य थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राचीन कालीन भारत में वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में सत्य कथन क्या है? तो प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शैल्य औजारों का उपयोग आम था। 5वीं सदी ईस्वी में कोण के ज्या का सिद्धांत ज्ञात था और 7वीं सदी ईस्वी में चक्री चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से फलित ज्योतिष से संबंधित कौन था? ये था छपड़क। और कालिदास किसके शासनकाल में थे?
चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? दीनार कहा जाता था। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को क्या नाम दिया गया था? रूपक। तो दीनार स्वर्ण मुद्रा और गुप्तकालीन रजत मुद्रा का नाम था रूपक। और गुप्त शासक जिसने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे ये चंद्रगुप्त प्रथम था। और गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र क्या बोलते थे? तो स्त्री और शूद्र प्राकृत भाषा बोलते थे, जबकि श्रेष्ठ जन संस्कृत बोलते थे। सती प्रथा का अभिलेखिक साक्ष्य सबसे पहले कहाँ हुआ है? एरण अभिलेख से सबसे पहले सती प्रथा का अभिलेखिक साक्ष्य मिला है। गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। ये देखिए मिलान करना है। अशोक का नाम प्रियदर्शी था। समुद्रगुप्त परक्रमांक और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य और स्कंदगुप्त जो था वो क्रमादित्य उपाधि धारण किया था। अगला प्रश्न है, नगरों का क्रमिक पतन एक महत्वपूर्ण विशेषता है। ये गुप्त काल की विशेषता है, नगरों का क्रमिक पतन। अगला प्रश्न है, मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में कब दिया गया? गुप्त वंश में। और प्राचीन भारत में वह वंश जिसका शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है, तो गुप्त वंश का जो शासनकाल है ये स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर कितनी थी? उपज का 6वां भाग थी। हिंदू विधि द्वारा मान्य कर क्या था? उपज का 6वां भाग। और गुप्त साम्राज्य द्वारा कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी ब्राह्मणों को। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहा जाता था? तो विदक भागम कहा जाता था सिंचाई कर को। तीसरी शताब्दी में वारंगल किसके लिए प्रसिद्ध था? वारंगल लोहे के यंत्रों और उपकरणों के लिए प्रसिद्ध था। तोरमाड़ क्या था? तोरमाड़ हूण जातीय दल का था तोरमाड़। और हूण शासक मिहिरकुल को किसने पराजित किया था? बालादित्य और यशोवर्मन ने हूण शासक मिहिरकुल को पराजित किया था। अगला प्रश्न है, विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाट्य मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राजदरबार की दुरभिसंधियों के बारे में विशाख दत्त के नाटक मुद्रा राक्षस में वर्णन किया गया है। सही कथन बताना है। गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते थे। उनका प्रशासन विकेंद्रीकृत था और उन्होंने भूमिदान की परंपरा को विस्तारित किया था। शतरंज का खेल कब प्रारंभ हुआ था? तो ये दोस्तों शतरंज का खेल भारत में प्रारंभ हुआ था। शूद्रक द्वारा लिखी गई प्राचीन पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय क्या था? तो एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा शूद्रक द्वारा लिखी गई प्राचीन पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय था। प्राचीन सांख्य दर्शन में महत्वपूर्ण योगदान किसका है? तो सांख्य दर्शन में महत्वपूर्ण योगदान कपिल ऋषि का है। भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास से संबंध में सांख्य संप्रदाय से संबोधित सत्य कथन क्या है? तो दोस्तों सांख्य संप्रदाय का मानना था कि सांख्य की मान्यता है आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, न कि कोई बाह्य प्रभाव अथवा कारक। योग दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? पतंजलि ने। अनुस्मृति, प्रत्याहार, ध्यान और धारणा में से वह जो अष्टांग योग का अंग नहीं है ये अनुस्मृति है। महाभाष्य के लेखक पतंजलि किसके समकालीन थे? तो पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। नव्य न्याय संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? गंगेश। बहुत ही महत्वपूर्ण है, नव्य न्याय संप्रदाय के संस्थापक गंगेश थे। और जब तक जीवित रहो, सुख से जीवित रहे हो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता है। पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह उक्ति किसकी है? तो यह उक्ति दोस्तों चरवाकों की है। और वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कणाद या उलूक ऋषि को माना जाता है। न्याय दर्शन का प्रवर्तक गौतम मुनि को माना जाता है। अगला प्रश्न है, मीमांसा के प्रणेता कौन थे? तो जैमिनी थे। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? मीमांसा से। सांख्य, वैशेषिक, मीमांसा, न्याय तथा योग में से वह दर्शन जिसका मत है कि वेद शाश्वत सत्य है, ये मीमांसा दर्शन है। मीमांसा और वेदांत, न्याय और वैशेषिक, लोकायत और कापालिक तथा सांख्य और योग युग्मों में से वह जो भारतीय षड दर्शन का भाग नहीं है। तो लोकायत और कापालिक जो है वो भारत के खट दर्शन या 6 दर्शनों का भाग नहीं है। अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे? शंकराचार्य। ज्ञान, कर्म, भक्ति तथा योग में से अद्वैत वेदांत के अनुसार मुक्ति प्राप्त की जा सकती है,
ज्ञान द्वारा। शंकराचार्य, अभिनवगुप्त, रामानुज तथा माधव में से वेदांत दर्शन के साथ संबंधित नहीं है। अभिनवगुप्त का संबंध वेदांत दर्शन से नहीं है। अगला प्रश्न संवत्सर और गणना अवधि संबंधित है दोस्तों। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व, शक संवत 78 ईस्वी, गुप्त संवत्सर 320 ईस्वी और कलि संवत्सर ये 3102 ईसा पूर्व से संबंधित है। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ, शक संवत 78 ईस्वी से प्रारंभ हुआ और गुप्त काल 319 से आरंभ हुआ। इसके अलावा भारत में मुस्लिम शासन का युग 1192 से शुरू हुआ था। पुलकेशिन द्वितीय का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित किया जाए तो ये 601 या 600 ईस्वी विक्रम संवत आएगा। एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत को 556 दिया गया है। इसका तुल्य वर्ष क्या है? तो इसका तुल्य वर्ष 634 ईस्वी है। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान क्या था? तो चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान प्रतिष्ठानपुर था। मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज थी। हरिसेन, कल्हड़ और कालिदास में से वह जिसकी पुस्तकों में हर्ष के समय की सूचनाएं निहित हैं तो ये कल्हड़ है। कल्हड़ की पुस्तक का नाम राजतरंगिणी है। हर्षचरित पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो बाणभट्ट हैं। हर्ष के साम्राज्य की राजधानी कौन थी? कन्नौज थी। और सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? कन्नौज। अगला प्रश्न है दोस्तों, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ किया था? कन्नौज और प्रयाग में। उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल जहाँ हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था वो प्रयाग है। और नर्मदा नदी पर तट पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती आवागमन को किसने रोका था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया? तो दोस्तों हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। कविबाण कहाँ का निवासी था? पृथ्वीकूटा औरंगाबाद का निवासी था बाणभट्ट। ह्वेनसांग भारत आया था सम्राट हर्ष के शासनकाल में। अगला प्रश्न है दोस्तों, ह्वेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? तो ह्वेनसांग के समय सूती कपड़ा या सूती वस्त्र उत्पादन का केंद्र मथुरा था। कौशेय शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? रेशम के लिए। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने कहाँ पर अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय में। और आज भी भारत में ह्वेनसांग के बाद याद करने का मुख्य कारण क्या है? तो वो है CU की रचना जो कि ह्वेनसांग ने की थी अपने यात्रा वृत्तांत के आधार पर। चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया था 671 अथवा 672 ईस्वी में। चीनी लेखक भारत का उल्लेख करते हैं विंतु नाम से। विंतु नाम से चीनी लेखक भारत देश का उल्लेख करते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था? तो ये था मुस्लिम आक्रमण। और भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा है? नालंदा विहार सबसे प्राचीन विहार है। नालंदा कहाँ पर स्थित है? ये बिहार राज्य में स्थित है। और गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन था? गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र जो था वो कन्नौज था। इसके अलावा कथन एक है, कथन कारण से संबंधित। सामंतवाद का विकास गुप्तोत्तर काल की कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता थी। कारण है इस काल में भूस्वामी मध्यस्थ वर्ग और आश्रित कृषक वर्ग अस्तित्व में आया था। तो दोस्तों A और R दोनों सही है और R A की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में सामंती व्यवस्था के अनिवार्य तत्व कौन है? भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय और सामंत तथा उसके अधिपति के बीच स्वामी दास संबंधों का बनना, ये भारतीय इतिहास के संदर्भ में सामंती व्यवस्था के अनिवार्य तत्व हैं। सत्य कथन आपको बताने हैं। चीनी तीर्थयात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय का समकालीन था। चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग हर्ष से मिला और उसे बौद्ध धर्म का उपासक बताया। 8वीं शताब्दी के संत शंकराचार्य के बारे में सही कथन क्या है? तो उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए, उन्होंने वेदांत का प्रसार किया और उन्होंने बौद्ध तथा जैन धर्मों के विस्तार पर रोक लगाई। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो शंकराचार्य का जन्म केरल में हुआ था। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ हैं? जोशीमठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी। ये आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ हैं। सुमेलित करना है दोस्तों।
रविकीर्ति पुलिकेशिन द्वितीय, भवभूति कन्नौज के यशोवर्मन, हरिसेड़ समुद्रगुप्त और दंडी जो है ये नरसिंह वर्मन के दरबार में रहने वाले प्रसिद्ध कवि हैं। दरबारी कवि मिलान करना है, अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के, हरिसेड़ समुद्रगुप्त के और बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। इसके अलावा एक और सुमेलन है दोस्तों, तो ये है भोज। भोज धार राजा के जो है धार मध्य प्रदेश में है, वहाँ पर निवास करते थे। दुर्गावती गोंडवाना की रानी थी। समुद्रगुप्त जो प्रांतीय शासक था ये विदिशा का था, और अशोक जो है बिंदुसार के समय में प्रांतीय शासक उज्जैन का था। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, हम आगे और कंटिन्यू करेंगे। आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।